और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए जल्दी से जो हम लोग जहां पर बात कर रहे थे वहीं पर लौटते हैं और एक एक क्षेत्र को जरा समझते हैं। आज जहां जहां पर पोल चल रहा है, हमने बात की थी सीमांचल की, हम बात कर रहे थे मिथिलांचल की। संजय झा जी, आप मिथिलांचल के हैं, आप झा जी हैं, और मिथिलांचल में पिछली बार मिथिलांचल ने अकेले नैया पार करा दी थी नीतीश जी की। क्या इस बार क्या रहने वाला है? इस बार तो सीता मैया भी है यहाँ पर। हालांकि कुछ हमारे मेहमानों का यहीं पर स्टूडियो में कहना है कि इस बार कुछ स्थिति पहली बार से अलग हो सकती है। आपको क्या लगता है? ज्यादा अलग नहीं हो सकती है। एडवांटेज एनडीए को मिथिलांचल में रहेगा। एकाध सीटें वहां कड़े कंटेस्ट में आ रही हैं। तो पिछली बार अगर 100% था तो अप टू 90% मिथिलांचल सही जाने की संभावना दिख रही है। पोलराइजेशन तो पूरे बिहार में है, पूरे बिहार में कांटे की टक्कर है। यही कारण है कि तेजी से शाम होते होते जो मतदान का प्रतिशत है वो 64-65 तक पहुंच रहा है। लेकिन दो बड़े फैक्टर जो अभी भी हैं, जो महिलाओं का बढ़ता हुआ रुझान है और पूर्वांचल में जो ओवैसी फैक्टर है, ये दोनों मिलके थोड़ा सा एज तो एनडीए को दे रहा है। लेकिन इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि ये कांटे की टक्कर है। और जो थोड़े बहुत इनपुट्स आ रहे हैं, बीजेपी के 5 बड़े कद्दावर नेता बड़े बुरी तरह फंसे हुए हैं। 14 तारीख को जब ट्रेंड आएगा तो आपको बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के उसमें कहीं ट्रेल करते नजर आएंगे। तो उसकी वजह यह है कि एडवांटेज लेने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा सा असर भाजपा के कुछ बड़े नेताओं पर दिख रहा है। गया में भी दिख रहा है, कुछ और सीटों पे दिख रहा है। कैसे 5 बड़े नाम हैं। और अगर इस तरह से देखें कि तो नाम भी बताई दीजिए ना, एक दो बताता हूं। गया में प्रेम कुमार, मंगल पांडे की सीट फंसी हुई है, और बाकी 3 भी जो हैं वो सभी कद्दावर लोग ही हैं। तो 5 बड़े नेता फंस रहे हैं। ओवरऑल एक बढ़िया चुनाव नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। ये एडवांटेज नीतीश कुमार हो रहा है। जो भाजपा के बड़े बड़े चेहरे हैं, जब वो अपने अपने सीटों पे फंसे हुए हैं और पूरे चुनाव में एक बढ़िया पोलराइजेशन नीतीश अपने दम पे करने में समर्थ हो रहे हैं, तो जेडीयू को एनडीए के भीतर एक एडवांटेज मिलता दिख रहा है। और हाँ, उनका जो महिला कार्ड है वो सफल हो रहा है और ओवैसी फैक्टर तो सीमांचल में लागू हो रहा है। लेकिन एक बात ऐड कर देता हूं, बड़ी संख्या में सीमांचल में पीके ने कैंडिडेट दिए हैं, और जिस तरह से चुन के चुनिंदा कैंडिडेट ओवैसी देते हैं, उसी तर्ज पे पीके ने सीमांचल में बढ़िया मुस्लिम फेस दिए हैं। उनका परसेंट क्या होगा ये अभी मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन पीके को भी सीमांचल से बड़ा उम्मीद है। शायद वो इस उम्मीद में भी है कि मेरा खाता ना सीमांचल से खुल जाए। तो ये थोड़ा सा डाउन है, ओवैसी ऊपर चल रहे हैं, लेकिन पीके भी सीमांचल में एक बढ़िया। तो मतलब कि इस बार जो है डबल ब्रेकर है तेजस्वी के लिए सीमांचल में, आप कह रहे हैं। एक तरफ ओवैसी का ब्रेकर, पिछली बार उनके विजय रथ को पाटलिपुत्र पहुंचने से रोक दिया था उसने, अकेले ओवैसी ने, और इस बार आप कह रहे हैं कि एक और ब्रेकर लगा दिया है प्रशांत किशोर ने जी। तो संतोष भारतीय जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, देखिए टकराते नजर आ रहे हैं प्रोस्पेक्ट जो हैं। एक तरफ महिला फैक्टर, महिलाओं को पैसे मिले, गेम चेंजर के तौर पर वो दिख रहा है। महिलाओं ने वोट भी किया पिछले चुनाव में लंबी लंबी लाइनों में लग करके, तो एडवांटेज नीतीश दिख रहा है। और यहां पर आते आते नजर आ रहा है सीमांचल में कि यहां पर भी खेल बिगड़ता नजर आ रहा है क्या तेजस्वी का? देखिए, किसका खेल बनेगा किसका बिगड़ेगा ये तो 14 को पता चलेगा। पर हम जो अंदाजे लगा रहे हैं उस अंदाजे में एक दूसरा पहलू भी है कि खेल बिगाड़ने वाले तत्व कौन से हैं। अगर शब्द खेल बिगाड़ना हम इस्तेमाल करें तो फेस को जी, तो जैसे मान लीजिए बीजेपी का खेल कौन बिगाड़ रहा है? बीजेपी का खेल प्रशांत किशोर जी की पार्टी कम से कम 20-25 सीटों पर बीजेपी को हरवा रही है। और ये मैं अपनी जानकारी के हिसाब से कह रहा हूँ, सही तो 14 को पता चलेगा, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीटें अगर बीजेपी हारेगी तो प्रशांत किशोर की वजह से हारेगी, उनके जनसुराज की वजह से हारेगी, नंबर 1। नंबर 2, तेजस्वी के लिए प्लस पॉइंट चिराग पासवान भी हैं कि चिराग पासवान भी कितनी सीटें जीतेंगे इस बार। पिछले उसमें तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उनको 1-2 सीटें शायद मिलेंगी
पहले चरण में, दूसरे चरण में कितनी मिलेंगी पता नहीं, लेकिन वो भी एक वीक पॉइंट है एनडीए का, और ये तेजस्वी का फायदा करेगा। कैसे? तेजस्वी का कैसे फायदा? बीजेपी तो कह रही है कि इस बार +5 हम हो गए हैं चिराग के आने से। बीजेपी तो 160 का दावा कर रही है कि हम जीतेंगे। अमित शाह जी ने तो यही कहा ना कि 160 सीटें हम जीत रहे हैं जी, तो फिर हम तो मान के चलें कि 160 सीटें वो जीत रहे हैं। पर हम जब बात कर रहे हैं तो हम अमित शाह की बात के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अपनी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं। अब किसकी जानकारी सही होगी नहीं होगी तो हम सब अपने को भी 14 तारीख को जांचेंगे। लेकिन गणित भी तो यही कहता है क्या कि पिछली बार ओवरऑल ऑन एन एवरेज 5% के आसपास वोट ले गए थे जब अलग लड़े थे चिराग, अब एनडीए के साथ है तो 5% वोट प्लस हो गया ना। चुनाव कभी इस तरह के गणित पे होता है क्या? जी, आप जो बात कर रहे हैं इस तरह के गणित के ऊपर होता तो अब तक तो सारी सर्वे एजेंसियां किसी न किसी को जिता चुकी होती हैं। ऐसा नहीं होता है, चुनाव 2 और 2-4 नहीं होता है। तो चुनाव में जो तत्व काम करते हैं, जो इश्यूज काम करते हैं और उस समय का जो माहौल होता है उसका बहुत असर होता है। इसलिए अजय जी, कुल मिलाकर के इस चुनाव में हर एक खतरे में है और हर एक फायदे में है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए जो खतरा है वो ये है कि अगर अब बताइए ना कि जो संकेत हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि अमित शाह जी जिस होटल में थे उसके लिफ्ट में कागज़ चिपका दिया गया, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कौन से मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। इधर चुनाव आयोग उसने अब तक कोई आंकड़ा पिछले चुनाव का घोषित नहीं अभी मुहैया नहीं कराया है। ये अपने आप में आश्चर्य की चीज़ है। तेजस्वी ने कल सवाल भी उठाया। नहीं, तेजस्वी का सवाल तो अलग चीज़ है, लेकिन ये सवाल हम सब लोगों का भी है कि जब ये माहौल नहीं था टेक्नोलॉजी का, तब अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आंकड़े आ जाते थे। अब जब सब कुछ है आपके पास तब आप नहीं सामने बता पा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी तो कमाल कर रहा है। क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन? मुझे नहीं पता क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो आंकड़ा आता है उससे अचानक वोट परसेंटेज अगर 0.5%, 1%, 2% बढ़ जाता है तो ये कहाँ से बढ़ता है? जो आपके हमारे संवाददाता वहाँ पे हैं वो 1% देते हैं, वहीं से लेके देते हैं जो पोलिंग हुई है और चुनाव का जो बिहार का दफ्तर है इलेक्शन कमीशन का, वहीं से लेके देते हैं। इसके बाद अचानक वो परसेंटेज क्यों बढ़ जाता है, ये सवाल तो है ना। और ये सवाल मन में शंका खड़ी करता है। सरकार का काम या इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि जिस प्रकार के भी संदेह पैदा हों उन संदेहों का तुरंत निवारण करे या उसका खंडन करे जी। लेकिन अभी तक तो चुनाव आयोग ने किसी भी आरोप का खंडन नहीं किया है, चाहे वो किसी ने आरोप लगाया हो। पत्रकारों की तो खैर कोई साख है। कल शाम एक आया था जवाब जो तेजस्वी ने दिन में आरोप लगाए थे कि क्यों नहीं आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने ये बताया कि आमतौर पर जब वोटिंग कंक्लूड होने के बाद ही हम ये बताते हैं कि किस तबके के कितने लोगों ने वोट डाले। ये एक रिस्पॉन्स आया। 6 तारीख को वोट पड़ा है जी और आज 11 तारीख है, तो इसका मतलब ये समझा जाए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना, इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब हर सेकंड पर आप हर जगह कैमरा लगाए हुए हैं, वो अलग चीज़ है कि हर जगह जहाँ स्ट्रांग रूम में कैमरा 1-1 घंटे आधे घंटे के लिए बंद क्यों हो रहा है, और ये हर जगह की रिपोर्ट है कि बंद हो रहा है स्ट्रांग रूम में। सवाल है, मतलब आप जो कह रहे हैं कि सवाल है, कई सारे सवाल हैं जो सवाल नहीं, उससे बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब पूरा कंक्लूड कर लें, तो कंक्लूड मतलब जब इलेक्शन दोनों फेज का हो जाएगा तब कौन कितने से जीत रहा है हार रहा है उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन देगा आंकड़े। आंकड़े तो उसको 5 दिन में आज कल रात तक दे देने चाहिए था ना। ठीक है। एक कल मेरे जहन में ये भी सवाल आ रहा था कि तेजस्वी सामने आए कल अपने आरोपों के साथ, तो यही आरोप लेकर के आए और खासतौर से महिलाओं ने कितने वोट डाले उन्होंने उदाहरण देकर समझाया था। क्या लग रहा है विनोद जी आपको कि क्या ये क्यों जानना चाह रहे हैं तेजस्वी कि महिलाओं ने कितने वोट डाले फर्स्ट फेज में? नहीं, ये किसी भी राजनीतिक दल को जानना चाहिए और जानने की कोशिश जरूर करेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है या कोई इसमें ऑब्जेक्शनेबल बात भी नहीं है, बल्कि नहीं, लेकिन क्या वो भी सतर्क हो गए हैं महिलाओं की लंबी लाइनों को देख करके? मैं समझना ये चलो, दीपक जी ने बताया ना कि महिला एक्स फैक्टर है इसमें। नहीं, बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये बात जो है कि वोटर कितने वोट परसेंट हुआ है,
कल भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने उस समय भी कोट किया था, आज फिर बता रहा हूँ। पीआईबी पर 6 तारीख की 8:55 की प्रेस रिलीज है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें ये बताया गया है कि 64.66% वोट पड़ा है। अब पीआईबी भारत सरकार की है, भारत सरकार जिसको विश्वास करना हो करे नहीं करे, उसमें करेक्शन हुआ है, अब ये डाटा 65.08% है। कल ये एक बड़ी खबर आ रही है, पहले इसको देख लेते हैं विनोद जी। सुबह 9 बजे तक 14.55, ये तो पिछले जैसा ही चल रहा है, उससे भी ज्यादा फर्स्ट इसमें ये 14.55% वोट डल गए सुबह 9 बजे तक, यानी रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार फिर से एक बार सेकेंड फेज में भी पहले ही फेज की तरह जबरदस्त वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। 9 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं 14.5% से भी 0.05 ज्यादा, और ये अपने आप में बम्पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी। और आज भी लगता है कि पिछली बार का अगर रिकॉर्ड टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। सुबह से मैं चैलेंज यही दे रहा हूं तमाम वोटर्स को कि क्या आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दीपक जी, फिर से एक बार रिकॉर्ड बनाता बिहार, 14.5% से ज्यादा 14.55। क्या लग रहा है आपको, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? जी हाँ, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर्स नहीं है जिसके कारण इतना बड़ा हुआ मतदान हो रहा है। अजय, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 65 लाख वोट कटे हैं, और जब 65 लाख वोट कटे वो डेड वोटर्स थे, यानी वो निकलते नहीं थे, वोट नहीं करते थे, तो ऑटोमेटिकली वोट परसेंटेज कम आ जाता था। लेकिन इस बार जब 65 लाख नाम काट दिए गए हैं, कुछ नाम जोड़े गए हैं जो बिल्कुल एक्टिव वोटर्स हैं, तो लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। तो इस पे एसआईआर का इम्पैक्ट भी है। इस पर एसआईआर के अलावा जो मैंने एक्स फैक्टर महिलाओं वाला बोला, उसका भी इम्पैक्ट है। इसके अलावा बिहार सबसे बड़ा युवा राज्य है, युवाओं की आबादी वहां देश में सबसे ज्यादा है, तो युवा भी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर इन चुनाव के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स क्लब हो रहे हैं, और क्लब होने के बाद मेरे ख्याल से लोगों को ये भी लग रहा है कि ये चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। ऐसे में नीतीश कुमार ने 20 साल तक उनके लिए जो किया, उसके लिए शायद वो नीतीश कुमार का थैंक यू भी करना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, और एक तरीके से नीतीश कुमार को वो थैंक यू भी बोल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने इतना कुछ उनके लिए किया है। तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर इन चुनाव के अंदर बढ़ गए हैं, और जो बढ़ा हुआ पोल परसेंटेज है वो ये दिखा रहा है। मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का वोट है। अजय, ओके, नवीन जी, तो क्या ये प्रो इनकम्बेंसी का वोट है, और या फिर एक ये भी है कि दोनों तरफ से टक्कर जोरदार है, दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। एक तरफ नीतीश को थैंक्स बोलना चाह रहे हैं उनके जो समर्थक रहे और उनसे जो उपकृत हुए हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी के समर्थकों को लग रहा है कि इस बार सीएम बनाने का चांस है, तो चलो सब पूरी ताकत लगा दो। देखिए अजय जी, अभी जो आपके फिगर आ रहे थे 14.55, वो मान के चल रहे थे कि इस राउंड में हो सकता है पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाए। उसका कारण ये है कि जो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बिहार में है, खास करके सीमांचल में, उसके करीब 62 से 63% इस फेज में हैं जो मुस्लिम वोटर्स हैं, और उनका परसेंटेज जो रहता है वो नेचुरली अधिक रहता है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ओवरऑल टर्नआउट में। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल टर्नआउट जो है वो 65% से अधिक होना चाहिए इस फेज में। सेकेंडली, आपको महिलाओं की भागीदारी काफ़ी इम्प्रेसिव है, और थर्ड जो ये आपका दीपक जी भी जो बोल रहे थे कि आपका बिहार यंगेस्ट राज्य है, वो एक है, और जो यूथ है वो पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव है और उसका पार्टिसिपेशन नेचुरली अधिक रहेगा। तो ये सारे फैक्टर मिलाकर आपके वोटिंग परसेंटेज में रिफ्लेक्ट करेगा। हम ये नहीं जानते हैं कि ये इसका किस रूप में इसको इंटरप्रेट किया जाए, ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी। हम जरूर मानते हैं कि एक तबका जो है नीतीश कुमार के फेस को देखकर वोट देता है, लेकिन जैसा संतोष भारतीय जी कह रहे थे, इससे भी हम सहमत हैं कि कई सीटों पर जनसुराज का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एडवर्सली बीजेपी को। तो ये टोटल अगर आप देखिएगा तो पार्टिसिपेशन बढ़ाने में जनसुराज का भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्या कि जिस तरीके से वोटर को मोबिलाइज किया है उसके कारण भी उसका रिफ्लेक्शन हुआ है। तो कई सारे पहलू हैं जो
आपके जिनके कारण वोट बढ़े हैं, और हर पार्टी को कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं फायदा हो रहा है उसके कारण। ओके विनोद जी, अभी जो आपने अजय जो खबर दी जी कि वारसलीगंज में बीजेपी झड़प, और जनसुराज में की। झड़प हुई, उसका उदाहरण वही है। हाँ, ये काफी एक्टिव हैं और जनसुराज के भी कार्यकर्ता, और वो भी मैदान में है डटे हुए पूरी ताकत से। ये साफ तौर पे इसका उदाहरण एक। अच्छा दीपक जी, एक जानकारी देंगे, ये जो महिलाओं की बढ़ी हुई संख्या है, आपका क्या मानना है? ये सब नीतीश जी की तरफ जा रहे हैं, एनडीए की तरफ जा रहे हैं, या बट रहा है इसमें? है, और जितनी मैंने ग्राउंड पर लोगों से बात की है, महिलाओं से बात की है, मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा चंक 70 से 75% के आसपास ये नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है। नीतीश कुमार की तरफ न इनका केवल रुझान था, बल्कि ये इस बात से बेहद खुश है कि 10-10 हजार रुपए इनके खाते में आए हैं। 1,51,00,000 यानी इलेक्टोरेट का लगभग आधे के आसपास का हिस्सा अगर इनको आप 10-10 हजार रुपए चुनाव से ठीक पहले दें, तो आप समझ सकते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसमें कई सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद एक साथ अपने अकाउंट में 10,000 रुपए आज तक देखे नहीं होंगे, ऐसे परिवार भी इसके अंदर होंगे। तो नीतीश कुमार को पता था वो क्या करने जा रहे हैं, और महिलाओं को इससे बहुत खुशी है कि उनको जो आर्थिक सहयोग दिया गया है। तो संतोष सर, मुझे ये लगता है कि ये परिस्थितियां इंडिकेट करती है कि एक बड़ा चंक इन महिला वोटरों में से नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है। ये महिला वोटर, एक में छोटा सा एग्जांपल मुझे किसी ने सुनाया था कि किसी ने एक महिला वोटर से पूछा कि भाई नीतीश कुमार की तबीयत ठीक है? उन्होंने बोला क्या हुआ उनको? उन्होंने कहा कि वो तो भूल जाते हैं। बोले मेरे घर में कोई आदमी 75 साल का हो गया और भूलने लगेगा तो मैं क्या उसको घर से निकाल दूंगी? तो ये एक कनेक्ट है नीतीश कुमार का, जो कनेक्ट दिखाया जा रहा है, जो कनेक्ट जो है महसूस किया जा रहा है ग्राउंड के ऊपर। और मुझे लगता है ऐसा कि बड़ी संख्या में ये महिला वोट जो है नीतीश कुमार को मिल सकता है। दीपक जी, इसमें एक सवाल है, देखिए आप संपादक हैं इसलिए मैं पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ आपसे, आप वहाँ ग्राउंड पे भी गए हैं। ये बताइए कि 10,000 रुपये तो महिलाओं को मिल गया, और तेजस्वी जी ने घोषणा की है कि 30,000 रुपये हम देंगे। तो ये नहीं हो सकता है कि लोग कहें 10,000 तो अब हमको मिल ही गया है, तो आगे तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, तो 30,000 हम तेजस्वी का लें। तो इस वोट में बंटवारा हो सकता है, जो महिलाओं की लाइन है। और महिलाओं की लाइन इस बार लगाने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल है, मेरी खबर है। उन्होंने पूरे तौर पे कैंपेन किया कि चूंकि महिलाएं नीतीश की तरफ जा रही थी, जो पिछली बार उनका जोर नहीं था, इस बार है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। पर मैं आपसे हंच पूछ रहा हूँ कि तेजस्वी के 30,000 की कैबिनेट की अगली पहली मीटिंग में हम 30,000 देंगे, क्या इससे कोई बंटवारा तो नहीं होगा महिलाओं में? ठीक है दीपक जी जवाब देंगे, उससे पहले टीवी स्क्रीन पर जो चल रहा है उसको भी देखते चलिए। अभी तेजस्वी का ही पोस्ट आया है जो बात कर रहे हैं हम लोग, और वो कह रहे हैं कि अब बिहार को रिजल्ट चाहिए। सीधे सीधे जो आज डिमांड कर रहे हैं वो बिहार की जनता से कि आप हमें नतीजे दीजिए। जाहिर है वो अपने पक्ष में नतीजे मांग रहे हैं। दीपक जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपको याद होगा इसी तरह की योजना झारखंड के अंदर अनाउंस हुई थी, और झारखंड में जो हेमंत सोरेन हैं उन्होंने महिलाओं को पैसे देने शुरू कर दिए थे, महिलाओं और बहनों को, और ये पैसे वो चुनाव से पहले दे रहे थे। वहां पर बीजेपी ने भी इसी तरह के पैसे देने की घोषणा महिलाओं को की थी, लेकिन लोगों ने ज्यादा भरोसा किया हेमंत सोरेन को, क्योंकि उनके पैसे उनके पॉकेट में ऑलरेडी आ चुके थे, और बीजेपी की इस घोषणा पर इतना विश्वास नहीं किया। तो ये अपने आप में साबित करता है कि जिसके पैसे सबसे पहले मिल जाए उसको जेब में रखकर के लोग हैं वो पैसों को जेब में रखकर आगे क्या आने वाला है के बारे में नहीं सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी पर उस तरीके का भरोसा जो है वो लोगों पे नहीं है जितना नीतीश कुमार पर है।